जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। आज हम लोग जीव विज्ञान के 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास के हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, क्या कि हम ऐसे पॉइंट को इसमें लिए हैं जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 के साथ साथ आपका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी जरूरत है। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और हम इसी प्रकार के 50-50 क्वेश्चन का समूह बना के ऑल सब्जेक्ट का क्या कर रहे हैं, सिविक्स का, हिस्ट्री का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का डाल रहे हैं। आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इन वीडियो को देखें और आप फायदे उठाएं। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। बायोलॉजी का क्या है कि निम्नलिखित में रबी फसल है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रबी फसल जो है होता क्या है। रबी फसल होता क्या है आप जानिए। जिन फसलों को हम सर्दी के मौसम में अर्थात शीत ऋतु में क्या करते हैं, लगाते हैं। शीत ऋतु में क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो वो फसल आपका क्या कहलाएगा, रबी फसल कहलाएगा शीत ऋतु में। ठीक है, जिसमें आ जाएगा आपका क्या, गेहूं। ठीक है, गेहूं आ जाएगा, आलू आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, सरसों आ जाएगा। आपका जो मक्का है ये हर फसल में आ जाता है, रबी, ग्रीष्म, जो भी है, शीत, हर मौसम में इसको उगाया जाता है मक्के को। स्पेशल गेहूं, आलू, सरसों, विभिन्न प्रकार के दाल जो है क्या है आपका, रबी फसल है। कुछ दालें जैसे राजमा हो गया, ये रबी फसल है। ठीक, मटर हो गया, ये क्या है आपका, रबी फसल है। तो ये क्वेश्चन कहता है रबी फसल, और इसी में फिर आ जाएगा आपका खरीफ फसल। ठीक है, ये वर्षा ऋतु में बोए जाने वाली फसल है खरीफ फसल। किस ऋतु में, वर्षा ऋतु में। और इस समय आप जानते हैं सबसे प्रमुख फसल खरीफ की हो जाती है क्या, धान। धान सबसे प्रमुख हो जाती है, फिर मक्का इसमें आ ही जाएगा। और इसके बाद एक और आप पढ़िएगा जायद या नगदी फसल। जायद या नगदी, एक नाम और है इसका गर्मा फसल। ये फसल जो है मुख्य रूप से क्या है, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए व्यापारिक फसल इसको बोल सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में स्पेशल लगाया जाता है, जिसमें आप जानते हैं सभी प्रकार की सब्जी, फल आ जाता है, किसमें, जायद फसल में। और नगदी फसल में आप जानते हैं गन्ना, तंबाकू, ये भी आ जाता है आपका। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसल हो गई ऋतु के अनुसार। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि रबी फसल कौन है, धान, सोयाबीन, मूंग, गेहूं। तो अभी हमने बताया गेहूं जो है आपका क्या है, रबी फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, रबी फसल गेहूं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ फसल, अभी तुरंत बताएं, जो आपका क्या है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो उड़द, मटर, अलसी, चना। तो देखिए उड़द जो है आपका क्या है, खरीफ फसल है। उड़द क्या है, खरीफ फसल, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं। देखिए पौधे हम सभी जानते हैं कि हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या है, पृथ्वी पर सभी सजीवें जो है निश्चित रूप से किस पर निर्भर करती है, पेड़ पौधे पर निर्भर करती है। यानी क्यों, क्योंकि सौर ऊर्जा का उपयोग कौन कर सकता है, केवल पेड़ पौधा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और रासायनिक ऊर्जा में बदलकर विभिन्न पोषक तत्व के द्वारा वो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। और उस भोजन का उपयोग विभिन्न प्रकार के जंतु, हम मानव सभी करते हैं। निश्चित रूप से हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किस पर आश्रित है, पेड़ पौधे पे है। कुछ डायरेक्ट खाते हैं पेड़ पौधे के भाग को, और कुछ जो है जिसे आप जानते हैं कि मीट का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या, घास खाती है, बकरी घास खाती है, भेड़ घास खाती है, खरगोश घास खाता है, और बहुत से जो
आपके छोटे छोटे जीव है वो किसी ना किसी रूप से किस तरह पेड़ पौधा पर निर्भर रहते हैं, जिसका मानव अपने हित के लिए उपयोग करता है, भोजन के लिए उपयोग करता है। तो पेड़ पौधा, और ये जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है पेड़ पौधा, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। और एक बात याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण हमेशा क्या होगा? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगा, प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश को क्लोरोफिल नामक वर्णक जो है क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल लेता है। और ये रासायनिक ऊर्जा का उपयोग पेड़ पौधा, खास करके ये पत्ती में होती है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया खास करके कहां होती है? पत्ती में, कुछ पौधे के तना में होता है। तो ये क्लोरोफिल वर्णक सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वायुमंडल से पेड़ पौधा, और पृथ्वी से क्या लेता है? जल लेता है। और वो रासायनिक ऊर्जा इसी को तोड़ने में क्या करता है? खर्च कर देता है, और तोड़कर क्या बनाता है? C6H12O6 ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और साथ में 6O2 भी बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है अधिक मात्रा में। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधा क्या बनाता है? भोजन बनाता है। ठीक है, और हमेशा सूर्य प्रकाश में बनाएगा। तो आप जानते हैं कि मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होगी? दिन में होगी। ठीक है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य प्रकाश में, अंधेरे में, केवल शाम में, हमेशा दिन और रात में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य प्रकाश में। ओके, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कुछ पौधों में रात में भी होता है, लेकिन वो अप्रकाशिक क्रिया कहलाती है। हम मुख्य रूप से दिन में देखेंगे क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और जानते हैं हम सभी पेड़ पौधा पर आश्रित है। एक ऑक्सीजन आप देख रहे हैं जो बना रहा है, इसको श्वसन क्रिया में सभी सजीव लेते हैं। पेड़ पौधा भी स्वयं ऑक्सीजन का उपयोग ही करता है, क्या? श्वसन क्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पेड़ पौधा श्वसन क्रिया में किस गैस का उपयोग करता है? CO2 और O2 दोनों ऑप्शन में है, तो CO2 का चयन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगा देता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, श्वसन क्रिया में हर एक जीव, चाहे पेड़ पौधा क्यों ना हो, वो क्या करता है? ऑक्सीजन गैस ही लेता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उर्वरक प्रदान नहीं करता है नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, पोटेशियम। यानी हम जो फसल के उत्पादन को अच्छे ढंग से करने के लिए क्या करते हैं? उर्वरक का प्रदान करते हैं, उपयोग करते हैं। वो क्या करता है? नाइट्रोजन देता है, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब। ये फ्लोरीन जो है ये पोषक तत्व, पौधे के पोषक तत्व में नहीं आता है, इसीलिए बोल रहा नहीं करते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नाइट्रोजन नहीं होगा, फास्फोरस नहीं होगा, पोटेशियम नहीं होगा। ये उर्वरक है और ये पौधे को पोषक तत्व प्रदान करता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बनिक खेती में उपयोग किया जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कार्बनिक खेती होती क्या है। कार्बनिक खेती क्या होती है? कार्बनिक खेती तो जानते हैं, जब खेतों में हम क्या करते हैं? कार्बनिक खाद का प्रयोग करते हैं। कार्बनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जो किससे बनता है? पेड़ पौधों के अवशेष से, पेड़ पौधे एवं जंतु अवशेष से क्या बनता है? आपका कंपोस्ट खाद, कार्बनिक खाद बनता है, जिसमें आप जानते हैं सूक्ष्म जीव की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए सूक्ष्म जीव को हम क्या बोलते हैं? अपघटनकर्ता बोलते हैं। यानी पेड़ पौधा के पत्ती, सरे गरे फल, फूल, सब्जी, ठीक है, मानव, कोई भी जीव जंतु को सूक्ष्म जीव जो है क्या है? उसको सड़ा गला के अपघटित करके क्या बना देता है? कार्बनिक खाद बना देता है, कंपोस्ट खाद बना देता है। ठीक है, इसीलिए सूक्ष्म जीव को क्या बोलते हैं हम लोग? अपघटन करता बोलते हैं। ये किसानों का मित्र भी है, केचुए की तरह। ठीक है, और प्रकृति के लिए भी काफी जरूरी है सूक्ष्म जीव, ताकि ये सड़ा गला के इसको मिट्टी बनाने का काम करता है। और वो खाद के रूप में इसमें जो आता है, ह्यूमस की प्रचुरता होती है। ह्यूमस की प्रचुरता होती है कार्बनिक खाद में, जो कि आप जानते हैं मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। तो ये कार्बनिक खेती अभी जो है काफी जरूरत हो गई है कि हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास हर एक प्रकार का प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण,
ध्वनि प्रदूषण, हर एक प्रकार का प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया। एक जनसंख्या की भारत में जो ये तीव्र गति है, ये तो एक खतरनाक साबित हुआ ही है, हो ही रहा है। ऊपर से ये प्रदूषण, काहे कि जनसंख्या जब बढ़ेगी, संसाधन का उपयोग करेगी, प्रदूषण होगा ही। तो कार्बनिक खेती में क्या उपयोग किया जाता है? रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी, कार्बनिक खाद, कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाता है। काहे कि जानते हैं रासायनिक उर्वरक तो हो गया क्या आपका, रासायनिक उर्वरक, ये रासायनिक खाद हो गया जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। पीड़कनाशी, जैसे आप लोग जानते हैं कि DDT, ये क्या है? एक पीड़कनाशी है जो, और एक है शाकनाशी जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खरपतवारनाशी बोलते हैं, 2,4-D। ये रसायन है, और जानते हैं ये आपका ऐसा रसायन है, ये जो है आपका ऐसा रसायन है जो क्या करता है? जैव आवर्धन प्रक्रिया को पूरा करता है, अर्थात ये पौधे के उत्तक में जमा हो जाता है। ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, ये अपघटित नहीं होता है, सड़ता गलता नहीं है, ना ही ये पाचित होता है। ये पौधे के उत्तक में जाके जमा हो जाता है, और जब हम लोग इसको खाते हैं पौधे को, तो ये हमारे शरीर में जाके बैठ जाता है और धीरे धीरे विभिन्न बीमारियों का कारण बन जाता है। इसीलिए जितना हो सके पीड़कनाशी और खरपतवारनाशी का उपयोग कम किया जाए। और इससे और ज्यादा प्रदूषण का क्या उत्पन्न हो जाता है कि सूक्ष्म जीव इससे क्या होते हैं? मर जाते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? मर जाते हैं। छोटा छोटा जीव, जैसे मेढक, जो रसायन हम प्रयोग करते हैं, उसके वजह से मेढक की प्रजाति, बहुत सारे उपयोगी सूक्ष्म जीव, केचुए की प्रजाति क्या हो गई है? नष्ट हो गई है मिट्टी में, जिससे उर्वरा शक्ति में काफी ह्रास आता है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की, क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी पालन प्राप्त किया जाता है। मधुमक्खी क्यों पालन किया जाता है? हम सब जानते हैं, क्या? मधु तथा मोम प्राप्त करने के लिए, रानी मक्खी प्राप्त करने के लिए, पराग और औषधि प्राप्त करने के लिए, नर तथा मादा मक्खी। तो मधुमक्खी पालन का मेन लक्ष्य होता है हम लोग का क्या? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, मधु और मोम प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें सूक्ष्म पोषक तत्व है। देखिए, पौधा मुख्य रूप से 16 पोषक तत्व को ग्रहण करता है, जिसमें से 13 मिट्टी से प्राप्त करता है और 3 वायुमंडल से। जैसे हो गया आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये क्या है? नहीं, नाइट्रोजन वो वायुमंडल से प्राप्त नहीं करता है, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन, लेकिन वो नाइट्रेट रूप में प्राप्त करता है। जो सूक्ष्म जीव राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करता है? पौधे के जड़ों में, दलहनी और तेलहनी पौधा के जड़ में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, और तब पौधा उसका उपयोग कर पाता है अपने विकास के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो एक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रहण करता है पौधा, कहां? वायुमंडल से, जिससे उसको कार्बन मिलता है। जल ग्रहण करता है तो उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है, ऐसे वायुमंडल से भी प्राप्त करता है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व उसको कहते हैं जो कम प्रयोग में आता है। सूक्ष्म पोषक तत्व किसको कहते हैं? जो पौधा कम प्रयोग करता है, कम प्रयोग करता है। और एक होता है बृहद पोषण या स्थूल पोषक तत्व, ठीक है, जो ज्यादा प्रयोग करता है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, Cl और मैग्नीशियम। तो पौधा जानते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में कार्बन अधिक मात्रा में करता है, हाइड्रोजन भी करता है, मैग्नीशियम भी करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? क्लोरीन जो है पौधा बहुत कम मात्रा में प्रयोग करता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से स्थूल, यही है ज्यादा प्रयोग करने वाला, क्या है? कि मैग्नीशियम है या जिंक है या आयरन लोहा है या कैल्शियम है। तो पौधा अधिक मात्रा में, आप जानते हैं किसका प्रयोग करता है? कैल्शियम का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध करेगी? अभी तुरंत हमने बताया है कि नाइट्रोजन की पूर्ति पौधा में, नाइट्रोजन बहुत जरूरी है पौधा के लिए, लेकिन वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी पौधा क्या करता है? इसमें वो क्षमता नहीं है कि वायुमंडल से ये नाइट्रोजन ग्रहण कर सके। इसीलिए पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? नाइट्रेट रूप में ग्रहण करता है, NO3 रूप में ग्रहण करता है। और इसको मिलता कहां से है? राइजोबियम नामक जीवाणु जो है, राइजोबियम नामक जीवाणु जो है पौधा दलहन और तेलहनी पौधा
और दलहनी, दलहन पौधा के जड़ों में पाया जाता है। क्या? जड़ों में पाया जाता है ये जीव। और यही क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है। और पौधा का ये सहजीवी संबंध को भी दिखाता है। और ये क्यों करता है? कि पौधा से ये पोषक तत्व की प्राप्ति करता है और ये अपना पोषण करता है। और ये पौधा को बदले में क्या देता है? नाइट्रेट देता है, जिससे उसे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो दलहनी और तेलहनी पौधा है सेब, मटर, धान, आलू। तो आप जानते हैं मटर जो है दलहनी पौधा है। ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत भाग। अभी तुरंत हमने बताया वायुमंडल कितना, वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कितना प्रतिशत? वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। और हम जानते हैं ऑक्सीजन जो है दूसरा सबसे अधिक गैस जो है ऑक्सीजन है 21% लगभग। और आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%। ये तीन वायुमंडल का मुख्य गैस हो गया। ऐसे ये दोनों मिला के आप देख रहे हैं 99% हो जाता है। अदर सभी गैस 1% में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका 78% क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 70, 75, 78, 80। तो 78% इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ह्यूमस पाया जाता है मिट्टी में, जल में, वायु में, किसी तरल में। जानते हैं अभी तुरंत हम बताएं। ह्यूमस जो है कंपोस्ट खाद अपघटन कर जब होता है सूक्ष्मजीव द्वारा, पेड़ पौधा का सरागला जो विभाग है, तो उसको कहां पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है, जल में पाया जाता है, वायु में, किसी तरल में। सही आंसर हो जाएगा कहां? मिट्टी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओजोन परत का सूत्र है। देखिए वायुमंडल हमारा पृथ्वी जो है कुछ परतों से घिरा है। ठीक है, उसी में सबसे पहला आप जानते हैं क्षोभ मंडल आ जाता है। और इसी में अगला आयन मंडल में ही क्या आ जाता है? आपका ओजोन परत आ जाता है। ओजोन परत, ओजोन परत हम जानते हैं वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो ऊपर जाके फिर से एक नए ऑक्सीजन के अणु से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? O3 बना लेता है। और इसी O3 का नाम क्या है? ओजोन परत है। तो ओजोन परत का फॉर्मूला आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा? O2, O3, O4। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, O3। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है? देखिए ग्रीन हाउस क्या होता है कि एक शीशे का घर होता है। ग्रीन हाउस एक कांच का घर है। ये ग्रीन हाउस जो है सूर्य के प्रकाश को जब ग्रहण करता है तो ये अधिक मात्रा में उसके प्रकाश ऊर्जा को अंदर में गर्मी के रूप में क्या करता है? रखे रहता है, जिसके वजह से वह विभिन्न प्रकार के फसल का उत्पादन किया जाता है सर्दी के दिनों में भी। ठीक है, और यही ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, गैस जो बोलते हैं, ये एक गैस है वायुमंडल में। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये जो क्या करती है? सूर्य के उष्मा को ग्रहण करने का शक्ति सबसे अधिक किसी में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये पृथ्वी, ऐसे भी वायुमंडल जानते हैं पृथ्वी का एक कवच कहलाता है। सौर ऊर्जा को क्या करता है? वो यहाँ पे रोक के रखता है, जिसके वजह से हमारा वातावरण अचानक ना ही ठंडा होता है और ना ही अचानक गर्म होता है। देखते हैं हम दिन में इतना अधिक गर्मी रहती है, धीरे धीरे रात में ठंडा आता है और पुनः धीरे धीरे क्या आ जाती है? गर्मी आ जाती है। ये किस गैस की वजह से? CO2 की वजह से, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके पृथ्वी पर बनाए रखता है। सबसे भारी गैस याद रखिएगा, सबसे भारी जो गैस है वो भी CO2 ही है। और सबसे गर्म गैस है वो भी क्या है? CO2 ही है। ठीक है, भारी गैस भी और गर्म गैस भी, जिसके वजह से सूर्य के उष्मा को ग्रहण करने की क्षमता बिल्कुल ग्रीन हाउस के जैसा होता है। इसीलिए CO2 को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 आप देख रहे हैं हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को डिटेल दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और ये आपको याद भी रह सके। निश्चित रूप से आनंद भी आएगा आपको यदि अच्छे ढंग से सीखने के मायने में यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आनंद भी आएगा, समझिएगा भी और आपको याद भी रहेगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से उष्मा की, अभी तुरंत बताया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है गर्मी को ग्रहण करता है। गर्मी को क्या करता है? ग्रहण कर पृथ्वी पर
बनाए रखता है किसको? तापमान को। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से ऊष्मा की क्या होगी? कमी वृद्धि, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कभी वृद्धि कभी कमी नहीं, ये क्या हो जाएगा कि उसमें ऊष्मा का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि वृद्धि हुआ तो दिक्कतें हैं। एक ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ जाएगी, वैश्विक उष्णता की समस्या आ जाएगी, वैश्विक उष्णता की समस्या आ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ जाएगी। और ये भी किसके वजह से? CO2 के वजह से। 0.03 तक ही ये क्या है? वायुमंडल को संतुलित रखता है। इससे 0.033 यानी 4 भी हो जाए तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। ध्रुव पर जमी जो बर्फ है, हिमालय पर जो जमी बर्फ है, वो पिघलकर समुद्र जल स्तर को बढ़ा देगी, जिससे पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। इसीलिए हम लोग को क्या है? अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। आप जानते हैं पृथ्वी पर कम से कम कितना प्रतिशत पेड़ होना चाहिए? 33%, जो कि हमारे भारत में शुरू में 17 था, 19 हुआ, 21 हुआ और आज लगभग 24% वृक्ष हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। वृक्ष की संख्या बढ़े, वायुमंडल में क्या होगा? संतुलन बना रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि होने से गर्मी की क्या हो जाएगी? पृथ्वी पर वृद्धि हो जाएगी। मृदा है एक, बोल रहा है मिट्टी क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, तत्व या लवण है। हम सब जानते हैं मिट्टी में विभिन्न प्रकार के, यह विभिन्न प्रकार के क्या? 118 खनिज जो है, तत्व जो है, वो लगभग कहां से आती है? मृदा से आती है, मिट्टी से आती है। अब बताइए, अलग अलग मात्रा में सब है, और साथ में धूल कण, ढेर चीजें इसमें है मिट्टी में, जिसकी वजह से मिट्टी जो है क्या है? मिश्रण कहलाता है। इसमें किसी खनिज का कोई अनुपात नहीं दिया जाता है कि कितना मात्रा, ताकि निश्चित अनुपात में जब मिश्रण होती है तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। लेकिन मिट्टी में कोई निश्चित अनुपात नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। शुक्र तथा मंगल ग्रह के वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? देखिए, अब बताइए, आपका जो शुक्र है और मंगल ग्रह है, बुध है, बुध ग्रह पे तो वायुमंडल है ही नहीं, उसमें 95% क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस पाया, जिसके वजह से वो काफी गर्म गैस होती है। मतलब वो काफी गर्म ग्रह रहता है। आप सब जानते हैं सबसे गर्म ग्रह क्या है? आपका शुक्र ही है। क्या? इसी कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है और चमकीला भी है। इसी के वजह से सुंदर का देव भी इसी के वजह से कहलाता है। और यहाँ जीवन, किसी भी ग्रह पे जीवन संभव नहीं है पृथ्वी को छोड़कर, क्योंकि वायुमंडल है तो उसमें गैसों की मात्रा असीमित है, और कहीं पे जल है तो उसकी भी मात्रा असीमित है। किसी प्रकार का पता चलता है या नहीं है। ऐसे ग्रहों पे खोज जारी है कि जीवन मिल जाए, अच्छी बात है। तो 95 से 97% बोलिएगा, 95 प्लस ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 95 से 97%, ना ही 75, 80, 86, बल्कि क्या हो जाएगा? 95 प्लस। चलते हैं, वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? देखिए, वायुमंडल में आप जानते हैं नाइट्रोजन, मुख्य रूप से ऑक्सीजन और CO2। लेकिन आप जानते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कमी वृद्धि से थोड़ा बड़ा फर्क पड़ेगा, संतुलन बिगड़ेगा तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अभी बताया कि 0.03 से थोड़ा भी बढ़ेगा, 0.04 भी हो जाएगा तो निश्चित रूप से यह वातावरण तुरंत जलमग्न हो जाएगा। तो प्रमुख घटक इसका हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड निष्क्रिय गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को हम लोग प्रमुख गैस बोलेंगे, प्रमुख घटक बोलेंगे वायुमंडल का। ओके, क्या कि ये अभी तुरंत बताए थे पृथ्वी के गर्मी तापमान को भी बना के रखता है, अचानक ठंडा या अचानक गर्म होने नहीं देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जीव मंडल के जैविक घटक। देखिए, जीव मंडल जो है या जैव मंडल जो है दो घटकों से मिलकर बना है, दो घटकों से मिलकर बना है। एक घटक आप आ जाता है, आपका आ जाता है जैविक घटक, जैविक घटक, और दूसरा आ जाता है आपका अजैविक घटक, अजैविक घटक। ओके, अब देखिए इस दोनों घटक में सभी सजीव जो आ जाता है आपका जैविक घटक में आ जाता है, और सभी निर्जीव जो है किस घटक में आ जाता है? अजैविक घटक में आ जाता है। ओके, तो
जैसे इसमें औद्योगिक घटक हो गया सूर्य, पृथ्वी, मिट्टी, जल, वायु, ये सब जैविक औद्योगिक घटक। और जैविक घटक में आ जाएगा सभी पेड़ पौधा और मानव जीव जंतु। किसमें आ जाएगा? जैविक घटक में। तो जीव मंडल में जैविक घटक को बनाते हैं निर्जीव सजीव, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या बनाएगा? सजीव बनाएगा, जैविक घटक। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग जल है? देखिए पृथ्वी जो है लगभग 71%। हमेशा याद रखिएगा जब भी बात करेंगे कि लगभग में ही ये सब डाटा दिया जाता है। 71% भाग जल और 29% भाग लगभग क्या है? स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा 1-2% इधर उधर हो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 71 के बदला 70 हो सकता है, ठीक है, 72 हो सकता है, 29 के बदला 28 हो सकता है, 30 हो सकता है, ये वही मात्रा रहेगा। बस ये अप्रॉक्स आप लोग ध्यान रखिए। तो क्या है? पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग जल है? 71, 90, 80, 78। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 71% क्या है? जल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मलेरिया तथा कालाजार होते हैं। देखिए हमारे कुछ सूक्ष्म जीव हैं, हम लोग जानते हैं सूक्ष्म जीव क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और फंगी, शैवाल। कवक का इंग्लिश ये होता है फंगी, शैवाल, सैलाब लिख दिए। ठीक है, ये 5 मुख्य सूक्ष्म जीव हैं, जिसमें शैवाल में आप जानते हैं सूक्ष्म पेड़ पौधा आ जाता है। क्या आ जाता है? सूक्ष्म पेड़ पौधा। और कवक आप जानते हैं जैसे मशरूम हो गया, ये सब क्या आता है? कवक में सभी प्रजाति आ जाते हैं, पेड़ पौधा भी आ जाता है और जीव भी आ जाता है। प्रोटोजोआ जो है आपका अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, प्रोटोजोआ में आ जाता है। विषाणु हो गया, वायरस जिसको बोलते हैं, आप जानते हैं ढेर प्रकार का वायरस, एड्स हो गया, HIV वायरस, फिर आप जानते हैं कोरोना हो गया, ढेर प्रकार का वायरस है। जीवाणु भी आप जैसे टीबी होता है, क्षय रोग जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है, जीवाणु की बात करेगा तो लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, ये सब क्या है? जीवाणु है। ठीक है, तो मलेरिया बोल रहा है किसके वजह से? कालाजार किसके वजह से होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, कवक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है? मलेरिया और कालाजार होता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन। जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? इन्फ्लुएंजा, ट्रोकोमा, क्षय रोग, चेचक। इसी का नाम क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। ओके, तो जीवाणु की वजह से ये होता है। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्षय रोग। अगले क्वेश्चन की ओर। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंद से, शैवाल से, बैक्टीरिया से, वायरस से। फफूंद को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कवक। कवक जो है, कवक की प्रजाति फफूंद है और इसी से क्या प्राप्त होता है? एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन दवाई प्राप्त होता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित? देखिए जीवाणु, जीवाणु से होने वाला रोग पूछ रहा, खसरा, चेचक, रेबीज। ये तीनों क्या है? विषाणु से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। और डेंगू बुखार जो होता है जीवाणु से होता है। तो जीवाणु जनित रोग क्या हो जाएगा? डेंगू बुखार। चलते हैं, एंटीबायोटिक अधिकांश प्राप्त होते हैं कवक से, विषाणु से, जीवाणु से, आवृत्तबीजी से। देखिए एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं जीवाणु से भी प्राप्त किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो टीकाकरण होता है हम लोगों का बचपन में, वही टीकाकरण क्या करता है? जीवाणु को हमारे शरीर अंदर प्रविष्ट कर दिया जाता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित रहता है। और जब उस प्रकार का वायरस जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है तो उसको क्या करता है? मार देता है। जैसे टीबी के लिए भी रहता है, BCG टीका लगाया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेचक के टीके का विकास और टीकाकरण जो चालू हुआ, आप जानते हैं ये चेचक का टीका की खोज जब चेचक हो रहा था, काफी भयानक ये रोग था। आज हम लोग जो है गांव घर में इसको क्या बोलते हैं? माता मैया बोलते हैं, माता मैया। ठीक है, जो कि आप जानते हैं भारत अंधविश्वास से भरा पड़ा है। यह जाति धर्म के नाम पर ढेर
परिस्थिति देखने को मिलता है, जिसमें से धार्मिक रूप से देखे तो यह थोड़ा ज्यादा नजर आ जाता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग जानते हैं विज्ञान सर्वोपरि है, हर एक चीज में विज्ञान है। जो चीज नहीं है उसकी कल्पना किया जा सकता है कि हो सकता है, लेकिन वो शक्ति डायरेक्ट हम लोग ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये ईश्वर ही है। तो चेचक जो है विज्ञान ने खोज कर चुका है कि ये एक किसके वजह से होता है, वायरस के वजह से होता है। चेचक किसके वजह से होता है, वायरस के वजह से होता है, ना कि ये किसी प्रकार का माता मैया का प्रकोप है। ठीक, और इसे चेचक का खोज गाय, एक ऐसा समय आया कि गाय के जो चेचक हुआ था उसके संपर्क में एक व्यक्ति रह रहा था, उसके आसपास सभी व्यक्ति को चेचक हो गया था। ये फैलने वाला रोग है, एक दूसरे से, परिवार में एक को हुआ निश्चित रूप से अदर व्यक्ति को होता है, क्योंकि हम लोग उसको माता मैया मान के पूजते रहते हैं। पहला व्यक्ति जिसको हुआ उसको आप एक अलग रूम में रखिए, खाना पीना बर्तन सब कुछ अलग कर दीजिए, देखिए दूसरे व्यक्ति को नहीं होगा, उसके संपर्क में नहीं रहिए, और उसी संपर्क में रहे तो निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति को होना ही है। ठीक है, तो गाय के चेचक से इलाज सबसे पहले ढूंढा गया कि गाय के संपर्क में जो व्यक्ति रह रहा था, चेचक उसको जो गाय का हुआ था उसके वजह से उसको ये चेचक नहीं हो रहा था। चिकन पॉक्स भी इसको बोलते हैं, बहुत प्रकार का ये होता है, छोटा बड़ा स्मॉल चिकन पॉक्स भी होता है। तो वहीं से कौन, सेसर मेल्स्टीन ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने और सालमन वैक्समैन ने। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किए थे, चेचक के टीका का खोज किए थे, गाय के चेचक से बनाए थे। ओके, चलते हैं। तो चेचक आप देख रहे हैं एक क्या है, रोग है वायरस से होने वाला, जिसका इलाज सही समय पे हो जाए तो ये आसानी से दूर हो सकता है। लेकिन विकराल रोग, पहले अंग्रेज लोग थे, चेचक का नाम सुन के भाग जाते थे, गांव का गांव लोग खाली कर देता था, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मृत्यु होती थी। प्लेग, चेचक, हैजा, क्योंकि उसमें विज्ञान आगे नहीं बढ़ा था, इलाज नहीं मिल चुका था, तो लोग हम लोग थोड़ा देव प्रकोप ज्यादा सोचते थे और उससे डरते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतःस्रावी ग्रंथि, अब जो देखिए जन्म चैप्टर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें आप जानते हैं इंडो ग्लैंड क्या है पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि से, और पुनः उसके बाद जनन से आएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में जानते हैं ढेर सारे अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, जैसे आप जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के मध्य में होता है, फिर पैराथायराइड ग्लैंड आप जानते हैं कहाँ होता है, गला में होता है, और फिर उसी पे थायराइड ग्लैंड भी होता है, और फिर यकृत भी एक हृदय भी जो है ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य करता है, लेकिन ये उसमें नहीं रखा जाता है। और फिर आ जाता है अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीप का, फिर विक्र के ऊपर अधिवृक्क एडिनल ग्रंथि आ जाता है, फिर वृषण हो गया, अंडाशय हो गया, ये सभी क्या है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि इससे नलिका विहीन, अंतःस्रावी ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, नलिका विहीन ग्रंथि, क्या कि किसी भी प्रकार का नली इसमें नहीं होती है, नलिका विहीन ग्रंथि। ये डायरेक्ट रक्त में मिलकर क्या करता है, हमारे शरीर में जो है विभिन्न प्रतिक्रियाओं को दिखाता है, नियंत्रण और समन्वय करने का काम करता है। आप जानते हैं इससे जो रसायन निकलता है वो, उसका नाम क्या हम लोग रखते हैं, हार्मोन। ये एक प्रकार का क्या है, रसायन है। ओके, ये रक्त इसे अंतःस्रावी ग्रंथि थोड़ी मात्रा में स्रावित करती है हार्मोन को, और ये क्या एक चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे शरीर के वृद्धि विकास का काफी नियंत्रण हार्मोन के द्वारा होता है, और इसके गड़बड़ी से विभिन्न प्रकार के रोग भी होते हैं, और लंबापन, बौनापन, ये ढेर बातें आ जाती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य क्या है, एंजाइम द्वारा कार्य जो करती है, किसके द्वारा, एंजाइम द्वारा, विटामिन द्वारा, हार्मोन द्वारा, खनिज द्वारा, तो रसायन द्वारा करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, देखिए सबसे छोटी है पर वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्लैंड कहलाती है ये अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, जो कि क्या है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन ये एक से अधिक अंतःस्रावी ग्रंथि पर क्या करती है, कंट्रोल रखती है, नियंत्रण रखती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपका पिट्यूटरी तो सबसे छोटी है, थायराइड, एड्रिनल और पिनियल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थायराइड जो है जो गले में पाया जाता है, गले के नली के दोनों साइड पाया जाता है, ये क्या है, थायराइड ग्लैंड, जो कि क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऐसे मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में आ जाएगा थायराइड ग्रंथि। अब थाइमस संबंध है, देखिए ये जो थाइमस है शरीर के वृद्धि से, शारीरिक ताप से, थायरोट्रोपिन से या लिम्फोसाइट या एंटीबॉडी से। देखिए ये मस्तिष्क में आप जानते हैं पाया जाता है और ये हार्मोन स्रावित करता है, और वो लिम्फोसाइट WBC, ठीक है, कण को क्या बोला जाता है, लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी निर्माण करने का काम करता है। तो लिम्फोसाइट एवं एंटीबॉडी के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल होने का कारण है। देखिए बहुत आप देखते हैं कि कुछ महिला के चेहरे पर क्या आ जाती है, बाल आ जाती है, थोड़ा पूरी तरह पुरुष के जैसा नहीं आता, लेकिन लगता है कि इसमें क्या, कि चेहरा पर इसको मोच बोलते हैं, आ गया है, दाढ़ी आ गया है। तो ऐसे महिला के चेहरे पर किसके वजह से ये गड़बड़ी उत्पन्न होता है, प्रदूषण की वजह से, एंजाइम की वजह से, हार्मोन के या विकिरण के होता है। अभी हम जानते हैं हार्मोन ही उसमें ये परिवर्तन लाता है। हार्मोन की वजह से उसका आवाज पतला होता है, पुरुषों का आवाज थोड़ा मोटा होता है, प्रबलता इसमें अधिक होती है, महिलाओं की आवाज में तारत्व अधिक होती है, प्रबलता कम होता है। जनन ग्रंथि के सक्रियता के कारण लुप्त हो जाता है। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं पीयूष ग्रंथि जो है, मास्टर ग्रंथि, यही क्या करता है, जनन ग्रंथि को एक्टिव करता है। जब मास्टर ग्रंथि से विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, तब जनन ग्रंथि क्या होता है, एक्टिव होता है। और जानते हैं जनन ग्रंथि जो है 12 वर्ष की उम्र में लगभग क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। अंडाणु का निर्माण होने लगता है, शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। महिलाओं में 12 वर्ष में होने लगता है, पुरुष में लगभग 14 से 15 वर्ष में ये काम होता है, शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। तो इसके जनन ग्रंथि का विकास होना शुरू होता है, हार्मोन स्रावित शुरू होता है यहाँ पे। तो कौन सी ग्रंथि जो है लगभग लुप्त हो जाती है, तो थायराइड, एड्रिनल, थाइमस, पिनियल, यही थाइमस ग्रंथि इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके स्थान पर यहाँ क्या आ जाता है, वसा उत्तक का निर्माण हो जाता है, यानी थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है और वहां वसा या उत्तक नजर आने लगता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाल्यावस्था में STH के कम स्रवण से होता है। जानते हैं आप 12 वर्ष के नीचे जो है वो बाल्यावस्था है, बाल अवस्था है, और वो STH वृद्धि हार्मोन, ये क्या है आपका, वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है। तो ये क्या करता है, ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। तो जब कम होगा वृद्धि हार्मोन की, जब क्या आएगी, कमी, तो उसमें बौनापन आ जाएगा, बौनापन। और जब इसकी वृद्धि हो जाएगी तो उसमें क्या आ जाएगा, भीम कायत्व, भीम का यत्व, या उसको अति कायत्व बोलते हैं, यानी ज्यादा विकास कर जाता है, आवश्यकता से अधिक और आवश्यकता से कम, जब कम साबित होता है। तो क्रेटिनिज्म, बौनापन, जायगोटिज्म और एक्रोमीगैली, तो बौनापन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अन्नमोचन के कारण होता है, यानी किस हार्मोन की वजह से अंडमोचन होता है। अंडमोचन का अंडोत्सर्ग का मतलब हुआ कि आप जानते हैं जब किशोरावस्था में एक्टिव हो जाता है जनन ग्रंथि, तो मादा के अंडाशय में क्या अंडाणु बनना प्रारंभ हो जाता है, अंडाणु बनना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, अंडाणु, ठीक है। और ये अंडाणु क्या करती है, किस हार्मोन की वजह से बनना चालू होती है, FSH हार्मोन के वजह से। यानी क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, ये एक आपका हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, LH, ये जो है आपका FSH हार्मोन जो है अंडमोचन के क्या करती है, कारण होती है। यानी अंडा निर्माण और अंडो उत्सर्ग क्रिया जो 12 से 14वें दिन से के बाद जो है अंडाशय से निकलकर अंडाणु कहां चला जाता है, फैलोपियम नलिका में, यानी डिंब वाहिनी भी उसको बोलते हैं, डिंब वाहिनी में चला जाता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है, अंडो उत्सर्ग, अंडमोचन कहलाती है। जब 12 से 14 दिन में अंडाशय से अंडाणु कहां चला जाता है, फैलोपियन नली में।
चलते हैं, स्तनी के शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता है। LH, GH, FSH। और बताया अभी कि FSH जो है आपका मादा में अंडाणु को नियंत्रित करता है, तो शुक्राणु का भी नियंत्रण पुरुष में करता है FSH हार्मोन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है एड्रिनल ग्रंथि से। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, ये इस पर भी कुछ ग्रंथि है जो नियंत्रित रखता है, नियंत्रण रखता है। वो क्या है? थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस द्वारा या पिनियल ग्रंथि। देखिए ये ग्रंथि नहीं है, आपका मस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क या पर मस्तिष्क बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जिसका मेन भाग होता है जानते हैं थाइलेमस, फिर हाइपोथैलेमस। बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है अग्र मस्तिष्क को, ठीक है। स्मरण शक्ति इसमें होती है, तो इसमें क्या है? हाइपोथैलेमस द्वारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या होता है? नियंत्रण होता है, मस्तिष्क का एक भाग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में किसी भी उम्र में लोहा की कमी से, देखिए यह लोहा, यह मेन रूप से क्या हो जाएगा? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी से किसी भी उम्र में कौन सा रोग होता है? एडिसन रोग, मिक्सोडर्मा रोग, एक्रोमीगैली रोग या ग्वाइटर रोग, ठीक है। तो आप जानते हैं आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि क्या होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव क्या कर देती है? कम कर देती है। थोड़ा अच्छे ढंग से देखिए, थायराइड जो है क्या करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, और इसके लिए इसको क्या चाहिए? आयोडीन की पूर्ति चाहिए, नमक द्वारा हम लोग पूर्ति करते हैं। तो इसमें थायरॉक्सिन की कमी जब आती है तो थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर को जितना हार्मोन चाहिए उतना निकालने की कोशिश करता है, जिसके कारण इसका आकार जो है बढ़ जाता है। आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें क्षमता कम जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने का, उत्पादन करने का। तो थायराइड थोड़ा बड़े होकर क्या करती है? थायरॉक्सिन की पूर्ति करती है, जिसके कारण इसका आकार बढ़ जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्वाइटर या घेघा रोग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? ग्वाइटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंसुलिन के कम स्रावन से उत्पन्न होता है। यदि इंसुलिन कम स्रावित होती है तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन रक्त में अच्छा से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से डायबिटीज आ जाती है, मधुमेह नामक रोग आ जाता है। तो कौन सा मधुमेह होता है? डायबिटीज एनसीपीडस या डायबिटीज मेलिटस या एडिसन रोग या कुशिंग रोग। तो हो जाएगा डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन के कमी के वजह से। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुणसूत्र कहां पाया जाता है? गुणसूत्र कहां पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में, कोशिका में केंद्र में। देखिए गुणसूत्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बोलते हैं। मानव में जो है इसकी संख्या कितना होती है? 46 होती है। मानव में इसकी संख्या क्या होती है? 46। लेकिन जब अंडाणु की बात आता है, अंडाणु की बात होता है, ये क्या है? अर्ध कोशिका है, फिर शुक्राणु भी। इस दोनों में जो होती है गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 23 होती है। ठीक है, गुणसूत्र कितना होता है? 23। और दोनों फिर निषेचित होने के बाद कितना बना लेता है? 40 बना लेता है। तो गुणसूत्र ये पाया कहां जाता है? तो कोशिका के केंद्रक में क्रोमेटिन जालिका, यानी जाली के जैसा क्या, जैसा रेशा के जैसा क्या होती है? रचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन जालिका। क्रोमेटिन रेशा बोलिए या जालिका बोलिए, ठीक है। और ये कहां पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। तो गुणसूत्र कहां पाया जाएगा? कोशिका के केंद्रक में। कोशिका में केंद्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका के केंद्रक में क्या? गुणसूत्र क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसकी आकृति लगभग बेलनाकार होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्त्री में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं। देखिए
किशोरावस्था में 12 वर्ष के उम्र से लगभग 50 वर्ष तक मादा में एक क्या होता है, अंडाणु निर्माण प्रक्रिया होती है। ठीक है, और यही आप जानते हैं कि अंडाणु जो है 14 दिन में परिपक्व हो जाता है। 14 दिन में क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। परिपक्व मतलब निषेचन के लिए तैयार हो जाता है। और 14 से 16वां दिन तक यदि इसे अंडाणु को क्या मिला, शुक्राणु मिला, तो वो निषेचित हो पाएगा, नहीं तो निषेचन क्रिया नहीं होगी। और निषेचन नहीं होने की वजह से धीरे धीरे 28वां दिन तक जो अंडाणु होता है वो क्या होता है, अंडाणु नष्ट हो जाता है। और अंडाणु के साथ साथ क्या क्या रक्त कोशिका जो होती है, ये इसका दोनों हो गया अंडाशय। ठीक है, ये फैलोपियन नलिका हो गया और ये आपका क्या हो गया, गर्भाशय हो गया। तो इसमें बोल रहा है कि गर्भाशय की ये दीवार मोटी हो जाती है। ठीक है, इसमें रक्त कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है गर्भाशय में आके, वो क्या होता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है और रक्त कोशिका सहित क्या करता है, शरीर से बाहर योनि के माध्यम से निकल जाता है। और ये क्रिया जो क्या कहलाता है, रजोधर्म, मासिक धर्म। फिर डबल ऑप्शन हो गया मासिक धर्म, ये इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। मासिक चक्र है। ठीक है, और इनमें से सभी, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। अंडोत्सर्ग क्रिया 14वां दिन होती है, जिससे परिपक्व हो जाता है। 2 दिन तक फैलोपियन नली में वो रहता है और उसी में उसका निषेचन हो जाता है। डिम बाइंडिंग या फैलोपियन नली में ही शुक्राणु मिला तो निषेचन क्रिया होगा, अन्यथा नहीं होगा। और उसके बाद 16वां दिन के बाद 18वां दिन लगभग नष्ट होना चालू होता है और 28 दिन तक ये नष्ट होकर क्या हो जाता है, बिल्कुल योनि के माध्यम से बाहर निकल जाता है रक्त कोशिका के साथ। और फिर पुनः ये क्रिया उसमें होते रहती है। फिर 28वां दिन, उस दिन के बाद 28वां दिन फिर ये क्रिया होती है। और ये कब से कब तक, 12 वर्ष से 50 वर्ष तक होते रहता है। लगभग 12 वर्ष से शुरू होता है और लगभग 50 वर्ष तक चलते रहता है मादाओं में। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, रजोधर्म उसको बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं। और सबसे पहले मासिक चक्र को रजो दर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजो दर्शन। और सबसे अंतिम मासिक चक्र को क्या बोलते हैं, रजो निवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महिला में मासिक चक्र की अवधि क्या है, 30 दिन, 24 दिन, 28 दिन। हम बताएं प्रत्येक 28 दिन पर यह क्रिया होती है। ठीक है, इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं, महीना बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या है, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है। हमने बताया मादा 12 वर्ष में लगभग क्या होती है, अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है मादा में। लेकिन पुरुष में क्या होता है, 15 से 18 वर्ष तक। ठीक है, न्यूनतम 14 और निश्चित रूप से 18 वर्ष तक उसमें शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन का स्राव होगा तो शुक्राणु बनेगा निश्चित रूप से। तो 15 से 18, 18 से 20, 12 से 15 और 17 से 19। तो ये हो जाएगा आपका 15 से 18। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंडोत्सर्ग कब होता है, रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद, रजोधर्म के 2 से 4 दिन के बाद, रजोधर्म के 14 से 18 दिन के बाद, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं मासिक चक्र के 12वें दिन के बाद और 14वें दिन तक ही अंडोत्सर्ग क्रिया होती है। बस ये 2 दिन में निश्चित रूप से अंडाशय से क्या होता है, अंडाणु अलग हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अंडो उत्सर्ग क्रिया। ठीक है, और ये होता है लगभग हम क्या बोलते हैं, 14वां दिन होता है। तो 12 से 14वां दिन, ये क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंडाशय वर्तिका वर्तिकाग्र, आप जानते हैं पुष्प की बात कर रहा है। ठीक है, ये हो गया पुष्प का क्या, स्त्री केसर, स्त्री केसर। ओके, और इसमें से ही यहां बीजांड रहती है। ठीक है, और ये भाग हो गया पुष्प का क्या, अंडाशय। ये हो गया वर्तिका और ये हो गया
वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो बोल रहे अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये पुष्प के किस जनन अंग का है? तो स्त्री केसर का है, क्योंकि ये मादा जनन अंग है। ये क्या है? मादा जनन अंग पुष्प का, ठीक है, स्त्री केसर पुष्प का ये मादा जनन अंग है। और नर जनन अंग पुष्प का क्या होता है? पुंकेसर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? पुमंग भी बोलते हैं, पुमंग। और मादा जनन स्त्री केसर को क्या बोला जाता है? जयांग भी बोला जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुंकेसर, स्त्री केसर, बीजांड उपयुक्त सभी, तो क्या हो जाएगा? स्त्री केसर जो है पुष्प का जनन अंग है, जिसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। पौधे के जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में, अभी बताया कहाँ पाया जाता है? पुष्प में जनन अंग पाया जाता है। जब लैंगिक जनन की बात होगी तो निश्चित रूप से इसका आंसर केवल क्या होगा? पुष्प होगा। केवल क्या होगा? पुष्प होगा। अलैंगिक जनन की बात होगी तो उसमें तना, जड़, पुष्प, फल सभी हो जाएगा, पत्ती भी हो जाएगा। और लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन की यहाँ हम बात कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या होगा? केवल पुष्प होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? देखिए, मादा में क्या है? पुरुष में कुछ रोग लैंगिक लक्षण, मतलब लैंगिक ढंग से भी उसमें प्रवेश कर जाता है, यानी जनन संबंधी रोग, ठीक है, जिसमें क्या आ जाएगा? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। आप जानते हैं एड्स एक काफी भयानक है, HIV वायरस की वजह से होने वाला रोग है, ठीक। और गोनोरिया, सिफिलिस ये मादाओं में होता है, मादा के जनन अंग में होता है। और पुनः बोल रहा है कि लैंगिक जनन संचारित रोग, तो ये सब लैंगिक जनन संचारित रोग है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? टाइफाइड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टाइफाइड इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है? टाइफाइड आप जानते हैं मलेरिया बुखार यानी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुक्राणु का प्रमुख संग्रह स्थान कहाँ है? बोल रहा है शुक्राणु जो वृषण में क्या होता है? बनता है। इसका प्रमुख स्थान कहाँ है? कहाँ पे ये जमा रहता है, संग्रह रहता है? वृषण में, शुक्राशय में, प्रोस्टेट, एपिडाइमिस में। तो एपिडाइमिस में ये क्या रहता है? जमा रहता है शुक्राणु। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नजदीक आ रहे हैं लास्ट की ओर। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय और शुक्राणु जननालिका। मादा में अंडाशय क्या है? जनन अंग है। और नर में क्या है? वृषण जनन अंग है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मादा में प्रायः कितने वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग बंद हो जाती है? हम बताए थे शुरुआत इसका कितना वर्ष में हो जाता है? लगभग 12 वर्ष में, और बंद हो जाता है 60 वर्ष, 50 वर्ष, 40, 30। हमने अभी बताया 50 वर्ष में लगभग क्या हो जाती है? ये बंद हो जाती है। अर्थात 50 वर्ष के बाद मादा मां नहीं बन सकती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी मासिक चक्र उसमें बंद हो जाता है, अंडाणु का निर्माण बंद हो जाता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? अभी बताया मानव मादा तंत्र में निषेचन की क्रिया जो होती है कहाँ होती है? दिखा देते हैं थोड़ा हम पिक्चर इसमें। देखिए ये विभिन्न भाग हो गया। गर्भाशय का मतलब मादा जनन अंग का, अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बाशय, शुक्राशय। मादा में निषेचन क्रिया कहाँ होती है? देखिए ये अंडाशय है और यहां से अंडाणु बन के क्या होती है? इस कोशिका में फिमरी में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फिमरी। ये इसको कैच करता है और यहां से अंडाणु जो है धीरे धीरे क्या बढ़ती है? आगे बढ़ती है फेलोपियन नली में। और हम बताए 2 दिन तक ये फेलोपियन नली में रहती है। 2 दिन तक क्या रहती है? फेलोपियन नली में रहती है। अंडाशय से निकले हुए अंडाणु ये
ये 14वां दिन अंडाशय से अंडाणु क्या होता है, अलग हो जाता है। इसी को हम लोग सर्ग बोलते हैं। और इसी समय बताए थे 2 दिन में यह क्या होना है, निषेचन होना है अंडवाहिका में, डिम्ब वाहिनी में, या इसी को फैलोपियन नलिका बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ निषेचन हुआ, नहीं तो यह गर्भाशय में आके उसके बाद नष्ट होना चालू करता है और 28वां दिन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ये पूरे जो रक्त कोशिका है, ये सभी रक्त कोशिका के साथ टूटकर योनि के माध्यम से क्या आता है, बाहर आ जाता है, जिसको मौसी चक्र बोलते हैं। और फिर देखिए मादा में क्या होती है कि 2 अंडाशय पाया जाता है, एक अंडाशय यानी गर्भाशय के दोनों ओर अंडाशय पाया जाता है। तो 1 महीना में जब इससे अंडाणु का निर्माण हुआ, अगले महीने में इस अंडाशय से निर्माण होगा, फिर अगले महीने में इस, प्रत्येक महीना ऐसे चलता रहता है, इसलिए इसको मौसिक चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है निषेचन कहाँ होता है, तो ये ही फैलोपियन नली जो है, यही फैलोपियन नली में क्या होता है, निषेचन होता है। अंडाशय, गर्भाशय, डिम्ब वाहिनी, और इसी को क्या बोलते हैं, डिम्ब वाहिनी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिम्ब वाहिनी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डिम्ब वाहिनी। ये हो गया डिम्ब वाहिनी, याद रखिएगा, ये पूरे क्या हो गया, डिम्ब वाहिनी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राशय, डिम्ब वाहिनी। थोड़ा देखते हैं, देखिए क्या है, अंडाशय, अंडाशय है, ये है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राशय, शुक्राशय नहीं है, डिम्ब वाहिनी, ये अंडवाहिका हो गया, डिम्ब वाहिनी है, शुक्राशय नहीं है, ये नर का भाग है। तो शुक्रवाहिका ही क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मादा में क्या होती है, अंडाशय होती है, गर्भाशय होती है, डिम्ब वाहिनी होती है, लेकिन शुक्राशय पुरुष में होता है। तो हम लोग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आएगा यदि आप अच्छे ढंग सीखने की कोशिश से देख रहे हैं तो। ठीक है, बायोलॉजी का ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, और आपका काफी मदद यहां से मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपकी मदद करते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।